Hello everyone. So today we'll be discussing question number 2305 of lead code which is fair distribution of cookies. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी बैक ट्रैकिंग प्लेलिस्ट का पार्ट है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बैक ट्रैकिंग का, है ना। बैक ट्रैकिंग कैसे लगती है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में यहाँ पे हम देखेंगे, है ना। तो इसके पहले मैंने काफ़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर रखे हैं, जैसे सबसेट हो गया, सबसेट टू हो गया, परम्यूटेशन परम्यूटेशन टू, कॉम्बिनेशन सम, और भी दो तीन है ना। उसमें मैंने बहुत डिटेल में प्रोसेस डिस्कस करी है बैक ट्रैकिंग की। इसमें भी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो देख लोगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं सजेस्ट करूँगा पूरी प्लेलिस्ट देख लो, फिर यहाँ पे आओ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है और हमें क्या करना है। तो यहाँ पे ना हमको एक कुकीज़ का बॉक्स गिवन है, ठीक है, एरे के फॉर्म में। अब देखो जैसे कि यहाँ पे 8 है, ठीक है, 15 है और 12 है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया और के दिया मुझे 2। ये क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है ना। यहाँ पे मतलब हमारे पास 2 बच्चे हैं, इनमें हमको ये कुकीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि ये 8 कुकीज़ का बंडल है, ये 15 कुकीज़ का बंडल है, ये 12 कुकीज़ का बंडल है ना। और ये तुम्हारे पास एक पूरा बॉक्स है। अब तुमको इसमें क्या करना है ना, मिनिमम अनफेयरनेस अनफेयरनेस निकालनी है। अब ये मिनिमम अनफेयरनेस क्या होता है, देखो हम क्या करेंगे, कुकीज़ को इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक C1 है और एक C2 है, ठीक है। इसको मैंने दिया 8 और 15 का बंडल, और दूसरे वाले को बचा हुआ बंडल दिया जो कि था 12। इसके पास टोटल कितनी हुई, ये हो जाएंगी 23, और इसके पास कितनी हो जाएंगी टोटल 12। अब मैंने एक एग्जांपल में, दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या किया कि इसको दे दिया 8 और 12, ठीक है। तो इसके पास कौन सा जाएगा, 15 का बंडल, और ये हो जाएगा इसके पास 15, और इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे 20। ऐसे करके मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, है ना। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। उसके पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, 8, 12 और 15, ठीक है। और इसको कितनी मिलेंगी, 0 मिलेंगी, इसके पास सारी कुकीज़ चली गई। और यहाँ पे इसके पास कितनी आ जाएंगी, 35, और इसके पास कितनी आ जाएंगी, 0। अब देखो इन दोनों में से C1 और C2 में से किसके पास ज़्यादा कुकीज़ हैं, इसके पास, है ना, C1 के पास। इस केस में किसके पास ज़्यादा कुकीज़ है, इसके पास, C1 के पास। इन दोनों केस में किसके पास कुकीज़ है, इसके पास, C1 के पास। तीनों केस में C1 के पास है, ठीक है। चलो अभी C1 के पास है। इसमें अनफेयरनेस क्या हुई, अनफेयरनेस क्या हुई, दिस इज अनफेयरनेस। जिसके पास ज़्यादा कुकी है वो एक अनफेयर एडवांटेज है उसके पास। भाई ये तो गलत बात है ना, एक को ज़्यादा कुकीज़ क्यों मिल रही है, वो अनफेयरनेस कहलाएगी। तो हमको इसी अनफेयरनेस को मिनिमाइज करना है। अब इन तीनों केसेस में सबसे मिनिमम अनफेयरनेस किस में है, ये, तो हमको ये रिटर्न करना है। ये पूरा एग्जांपल नहीं है, बट एट द एंड आंसर यही आएगा। तुम सारे इसके कॉम्बिनेशन बना के देखोगे जो मैं अभी दिखाऊंगा, बट एट द एंड आंसर यही होगा 20 वाला। बट मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये 3 होते तो तुम ये रिटर्न करते। क्या पता इससे छोटा भी कुछ अनफेयरनेस आ जाए, लेकिन इस एग्जांपल में तो नहीं आएगी, ये सबसे छोटी है। बट अगर आएगी तुमको पूरा एग्जांपल बना के देखना पड़ेगा, और उसमें से जो मिनिमम अनफेयरनेस है उसको रिटर्न करना है। मिनिमम अनफेयरनेस का मतलब क्या हुआ, एक तो यहाँ पे कि 20 और 15 का डिफरेंस देख लो, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये मिनिमम अनफेयरनेस है, मतलब अनफेयरनेस तो है, देखो गलत बात तो है, लेकिन कम गलत है ना। अगर ये लड़ेगा, अगर C2 लड़ेगा तो थोड़ा कम लड़ेगा, इस केस में ज़्यादा लड़ेगा। देखो इस केस में इसके पास 7 कम कुकीज़ हैं C2 के पास, और इस केस में तो 0 कुकीज़ हैं और इसके पास 35 ज़्यादा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा है ना, ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ये तो इसमें तो पूरा लड़ मारेगा, है ना। इस केस में थोड़ा कम लड़ेगा क्योंकि डिफरेंस ओनली 5 है ना। तो ये मिनिमाइज करना है हमको। पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि देखो अब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना तुम, इनमें से किसी एक के पास तो ज़्यादा आएगी, किसी एक के पास कम आएगी, तो वो अनफेयरनेस तो आएगी। पॉसिबल है किसी एग्जाम्पल में हो जाए, बट मेजोरिटी एग्जाम्पल में तो अनफेयर ही रहेगा। अब वो अनफेयरनेस को हमको मिनिमाइज करना है ना। तो चलो उसको डिटेल में देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, और उस ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। अब बैक ट्रैकिंग में क्या है ना, तुम जैसे एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो, उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है जो तुम्हें बनाने पड़ते हैं, है ना। वो तुमने ऑब्जर्वेशन को देख लिया, है ना, वो तुमने वो चीज़ों को निकाल लिया, उससे क्या होगा ना, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है, उससे तुम्हारा प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तुम्हारे प्रॉब्लम अप्रोच करने में ईजी हो जाएगा। ऐसे छोटे मोटे अगर ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है तो ट्राई करो समझने का, है ना। जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम C1 और C2 के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे बनाते हैं, है ना। अभी तो मैंने 3 ही बनाए, अब यहाँ पे हम C1 C2 के सारे एग्जाम्पल बनाएंगे। सबसे पहले C1 को दिया मैंने 8,
ठीक है, अगर इनको 8 दिया तो इसके पास क्या जाएगा, 15 और 12। ठीक है, तो इसके पास टोटल कितने हुए, 8, और इसके पास टोटल कितने हुए, 27। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये है। एक और है ये, इसको इसके पास हुए 15 और इसके पास क्या जाएगा, 8 और 12। ठीक है, ये कितने हो जाएगा, 20। एक एग्जाम्पल क्या है, इसके पास जाएगा 12। ठीक है, तो इसके पास टोटल हुए 12 और इसके पास हुए 8 और 15, ये हो जाएगा 23। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हो जाएगा 8, 15, 12। ठीक है, ये हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 35 और इसके पास हो जाएंगे 0। ठीक है, तो इसके पास टोटल हुआ 0, है ना। अब क्या होगा, इसके पास आए मैंने 8 और 12, है ना। एक और तरीका है, इसके पास टोटल कितने हुए, 20, तो इसके पास क्या जाएगा, इसके पास क्या जाएगा, इसके पास जाएगा 15, ये हुआ 15। एक और तरीका आया 8 और 15 का, इसके पास कितने आए, 23, इसके पास कितने आए, 12। एक लास्ट तरीका है 12 और 15 का, और इसके पास क्या आएगा, 8, तो इसके पास टोटल कितने हुए, 8, इसके पास टोटल कितने हुए, 27। एक और आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, और इसके पास आ गए सारे कुकीज़, 8, 12 और 15, इसके पास हो गया 35। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, है ना। ये सारे तरीके हैं जिससे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अब ये आए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो ये ऐसे आते हैं। अब अगर तुमने 11th-12th में ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे डिटेल में पढ़ा होगा तो तुमको इसका आइडिया होगा वो कैसे आता है। देखो तुमने लिया 3, क्यों, मेरे पास 3 कुकीज़ हैं। अब उसमें से तुमको एक कुकी को बांटना है ना, उसमें तुम्हें एक कुकी चाहिए, तो 3C1, ये 3C1 क्या है, ये, है ना। 8 को उठा लो या 15 को उठा लो या 12 को उठा लो, 3 तरीके हैं। एक और तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो है 3C0। 3C0 क्या है, ये, कि एक भी कुकी नहीं दी तुमने उसको, है ना, 0 कुकीज दी। एक और तरीका है 3C2। 3C2 क्या है, ये समझे, 2 कुकी देने का तरीका। एक और आएगा तरीका 3C3, तीनों कुकीज दे दी, ये तीनों कुकीज दे दी, तो इन तीनों का सम करोगे ना तो क्या आएगा, 3 + 1 + 3 + 1, ये कितने, टोटल 8 तरीके। अब तुम इसमें से एक चीज नोटिस करो, जो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं ना मैं, ये सब मैंने क्यों बनाया है, ये सब मैंने ये देखने के लिए बनाया कि जो पेयर्स हैं, है ना, एट द एंड मेरे को इनसे मतलब है 8 और 27, 15 और 20, 12 और 23, 35 और 0। ठीक है, इन चीजों से मतलब है। अब तुम यहाँ पे नोटिस करना, ये फिर रिपीट होने लगे, है ना, जैसे 4 खत्म हो गए उसके बाद ये फिर रिपीट होने लगे, बस उल्टे ऑर्डर में आ गए। देखो 20 और 15 ये आ चुके ना, 20 और 15, है ना, और 23 और 12, 23 और 12, 27 और 8, 27 और 8, है ना, और 0 और 35, 0 और 35। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब C1 C2 आइडेंटिकल है, तुम C1 के लिए निकालो या C2 के लिए निकालो, है ना। तुम अगर C1 के लिए निकाल लोगे तो तुमने अगर यहां तक भी निकाल लिया ना, दैट इज सफिशिएंट। यहां तक भी निकाल लिएगा मतलब क्या, देखो इसके बाद जो ये वैल्यूज आ रही हैं, है ना, ये बस रिवर्स हो रही हैं, है ना। 20 इधर आ गया, 15 इधर आ गया, तुमको ये पहले भी मिल रखा था ना 20 और 15, बस ऑर्डर अलग था। तो तुमको इतना ही कंप्यूटेशन करना है ना, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन नहीं करना है। अब देखो वो कंप्यूटेशन कहाँ करना है ये मुझे ट्री में पता चल जाएगा, बट मुझे एक आइडिया है कि इसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ समहाउ। कि देखो इतने सारे परम्यूटेशन निकालने का कोई पॉइंट नहीं है, अगर मैं आधे परम्यूटेशन भी निकाल लूँ इसके इतने, तो उसमें मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तुम चाहो तो पूरे 8 के 8 निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हारा आंसर 4 में भी आ जाएगा। ये जो टर्म है ना, जैसे कि इसमें देखो 3C1 और 3C2, ये तो सेम आउटपुट देते हैं ना, ये भी 3 देता है, ये भी 3 देता है। सेम गोज विथ 3C0, 3C3, ये भी 1 देता है, ये भी 1 देता है। ये देखो ऐसे ऐसे, तो तुम किसी एक से भी आंसर निकाल सकते हो। इस चीज से मैं ये फाइनली कहना चाह रहा हूँ कि जो C1 और C2 है ना, इन ये दोनों के दोनों सेम है। मतलब अगर मैं C2 को C1 से रिप्लेस कर दूं या C1 को C2 से रिप्लेस कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे,
है ना। C1 C2 तो मैंने ही दिया है ना नाम, मुझे कोई स्पेसिफिक चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो बोला नहीं गया है, मुझे बस नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पता है। तो अगर मैं एक के लिए करूं, अगर मैं फर्स्ट के लिए करूं तो सेम चीज सेकंड के लिए भी करूंगा, सेम चीज थर्ड के लिए भी करूंगा। तो अगर मेरा फर्स्ट से आंसर आ रहा है तो सेकंड से भी वही आंसर आएगा, थर्ड से भी वही आंसर आएगा। तो मैं सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ ट्री बनाऊंगा, है ना। चलो उसको और डिटेल में देखते हैं ट्री के थ्रू। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ट्री में 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो उसका ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो चलो इसका ट्री बनाते हैं। अब ट्री बनाने के पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया जो चीज़ें मुझे गिवन है, जैसे कि कुकीज़ और चिल्ड्रन, है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है और कुकीज़ भी गिवन है, और ये कुकीज़ को इन चिल्ड्रन के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब ये TC1 TC2 क्या है, ये टेम्पररी C1 और टेम्पररी C2, मतलब शुरुआत में दोनों के पास कुकीज़ कितनी है, 0। फिर हम जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे तो ये TC1 TC2 चेंज होता जाएगा। जैसे कि मैंने अगर 8 C1 को दे दी तो TC1 8 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद मैंने 15 और दे दी तो 8 + 15 क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, तो इसके पास 23 हो जाएगा और इसके पास 0 हो जाएगा। ऐसे करते करते चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले शुरुआत में कहाँ से करूँगा, स्टार्ट 0, यहाँ से शुरुआत करूँगा डिस्ट्रीब्यूट करना कुकी। सबसे पहला बंडल डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, किसको करूँगा, C1 को। सबसे पहले C1 को करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि C1 सबसे पहले आ रहा है। तो अगर मैंने C1 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो TC1 क्या हो जाएगा, TC1 हो जाएगा 8, TC2 हो जाएगा 0, अभी TC2 को कुछ नहीं दिया, है ना। C1 और C2 ऐसे आ जाएंगे वापस, और ये सब प्रॉब्लम बन के आएगा किस फॉर्म में, 15 और 12। क्यों भाई, 8 को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, अब 8 को मैं फिर से डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करूंगा, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट किसको कर सकता हूँ, सिर्फ 15 और 12 को। इसलिए मेरा छोटा सा प्रॉब्लम बन गया एक। ठीक है, अब ये नया स्टार्ट है मेरा, स्टार्ट क्या है मेरा, 1। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे 0 था, अब मैं यहाँ स्टार्ट 1 से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, किसको करूंगा, C1 को, है ना। C1 एज इट इज है, क्योंकि अभी भी C1 को ही करना है, C1 C2 में से C1 को ही करना है। क्यों, क्योंकि C1 पहले आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये हमने ऐसा सीधा सीधा रूल बना दिया कि जो पहले आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबसे पहले C1 आ रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट को, स्टार्ट जो कि मेरा 1 है, इसको C1 के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो TC1 और TC2 क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा TC1 TC2, है ना। अगर मैंने 15 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा टोटल, इसके पास 23, और इसके पास हो जाएंगे अभी भी 0, है ना। C1 C2 को वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अब जो मेरे पास कुकीज़ का एरे है वो हो जाएगा 12, है ना। और स्टार्ट क्या हो जाएगा मेरा, 2। स्टार्ट क्या हो जाएगा मेरा, 2। ठीक है, अब ये लास्ट बंडल बचा है, ये भी मैं C1 के अमंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, TC1 TC2, है ना। 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 35। अब 35 कुकीज C1 को मिल चुकी है और अभी तक 0 मिली है C2 को, है ना। स्टार्ट हो गया मेरा 3, है ना। एक स्टार्ट बढ़ाया मैंने, और यहाँ पे देखा कि यार ये तो एरे खत्म ही हो गया मेरा, है ना। C1 C2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो ये मेरा एक वन ऑफ द आउटपुट है, पॉसिबल आउटपुट, कि एक को मिला 35 और एक को मिला 0, है ना। ये मेरा फाइनल आउटपुट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अभी भी कुकीज हैं डिस्ट्रीब्यूट करने को, अभी भी कुकीज हैं डिस्ट्रीब्यूट करने को, यहाँ पे कुछ है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने को, तो ये मेरा वन ऑफ द फाइनल आंसर है। इससे मैं अनफेयरनेस निकालूंगा 35 और 0 से, है ना। 35 और 0 से मैं अनफेयरनेस निकाल लूंगा ये बेस कंडीशन में। ठीक है, कोड में और अच्छे से दिखाऊंगा मैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ, लेकिन अभी के केस में देखो ये एक पॉसिबल फाइनल आंसर है ना, तो मैं इसको फाइनल आंसर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसमें सिर्फ अनफेयरनेस निकालूंगा, ऐसे हर हर लीफ नोड में मेरे पास एक पॉसिबल आंसर आएगा, उसमें से मुझे अनफेयरनेस निकालना है। ठीक है, एक लीफ नोड तो ये है। अब देखो C1 का काम तो हो गया, है ना। C1 को हो गई डिस्ट्रीब्यूट, अब यहाँ पे C2 को करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, है ना, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं ऑप्शन जाने का। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा, C2 को डिस्ट्रीब्यूट करने का। C2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं बैक ट्रैक करूंगा, और C1 को जो मिला हुआ था कुकी का बंडल, उसको वापस रिटर्न करवाऊंगा कि भाई तेरा हो गया ना, तेरे को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब एक और तरीका निकालना है हमें डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो तेरे को जो लास्ट में मिला था वो तुझे रिटर्न करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो लास्ट में उसको क्या मिला था, 12 ना, 12 से ही तो 35 आया था। तो मैं 12 को वापस बैक ट्रैक करूंगा, अपने ये बॉक्स में वापस लेके आऊंगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। और स्टेट क्या हो जाएगी कि TC1 के पास अभी 23 है, पहले 35 था, अब 23 है ना, 12 दे दी उसने, लौटा दी, और यहाँ पे 0 है। अब इस 12 को मैं TC2 में डालूंगा, मतलब C1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 23 और 12,
है ना, C1 और C2 इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये मेरा फाइनल आंसर 2 है ना। एफ क्यों बोल रहा हूँ, FA होना चाहिए, चलो कोई नहीं, FS बोल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये एक और फाइनल आंसर है, इसमें से भी अनफेयरनेस निकाल सकता हूँ मैं, है ना। अब इसके बाद कुछ है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसलिए हम बैक ट्रैक कर जाएंगे। 12 को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमारा बॉक्स भी खाली हो गया। अब मैं इस स्टेट में वापस आ गया। अभी और कुछ है क्या एक्सप्लोर करने के लिए और किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? नहीं। तो मैं फिर अब बैक ट्रैक करूंगा। तुम लोगों को बैक ट्रैक का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ रहा है अब, है ना, कैसे हम इक्वली, कैसे हम एक हर एलिमेंट को एक चांस दे रहे हैं एक्सप्लोर करने का चीजें, है ना। ये बैक ट्रैक के थ्रू ही पॉसिबल है। अब देखो C1 को तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी? 15 वाली कुकी, 15 बंडल वाली, है ना। तो ये 15 उसको वापस लौटानी पड़ेगी, जिससे ये वाली जो 15 है फ्री हो जाए, बॉक्स में वापस आ जाए और C2 को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रेडी हो, C2 को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो चलो इसका ट्री बना लेते हैं एक। इसका ट्री कैसा बनेगा? अब यहाँ पे TC1 8 है और TC2 0 है ना, और ये 15 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। 15 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? C2 को। C1 को तो कर चुके हैं, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे C2 को। तो TC1 TC2 कैसा दिखेगा? TC1 TC2 ये दिखेगा 8 और 15। अब C1 और C2 वापस आए कुकीज लेने के लिए। अब कुकीज कौन सी बची हैं? बस 12 बची है ना। 15 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 15 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई किसके अमंग? C2 के अमंग, है ना। अब फिर से यहां पे मैं शुरू करूंगा C1 और C2 के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना 12 को। ये एक नई स्टेट है, ये एक नई स्टेट है जिसमें क्या हुआ कि TC1 को सिर्फ पहला बंडल मिला और TC2 को दूसरा बंडल मिला, है ना। और इस केस में क्या हो रहा था कि अभी तक TC1 को दोनों बंडल मिल चुके हैं, ये दोनों अलग अलग स्टेट हैं, इसलिए मैं फिर से यहां से C1 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और C2 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यहां से भी मेरे पास दो ऑप्शंस है ना, एक C1 को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक C2 को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहले मैं C1 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। C1 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या आ जाएगा? TC1 और TC2, ये देखिएगा मेरा 8 + 12, ये हो जाएगा 20, 15, है ना। और यहाँ पे स्टार्ट क्या था? 2, और यहाँ पे स्टार्ट क्या हो जाएगा? 3। स्टार्ट 3 हो जाएगा और क्या होना, मेरा एम्प्टी जो बॉक्स है वो एम्प्टी हो जाएगा, कुछ है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये भी मेरा एक फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर 3 बोल देता हूँ, है ना। अब C1 के लिए हो गया, बैक ट्रैक करेंगे। ये इसको क्या लौटाना पड़ेगा? 12 लौटाना पड़ेगा। अब ये 12 C2 को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या हो जाएगा? TC1 TC2 ये हो जाएगा 8 और 27। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा FS4। और C1 C2 वापस आ गए कुकीज लेने के लिए, लेकिन इसके बाद ले नहीं सकते क्योंकि बॉक्स ही खत्म हो गया। तो ये मेरा FS4 हो गया। अब मैं यहाँ से बैक ट्रैक करूंगा, कुछ है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। फिर यहाँ से भी बैक ट्रैक करूंगा क्योंकि यहाँ भी कुछ हो गया काम, यहाँ भी सारे C1 और C2 के अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब यहाँ से भी मैं क्या करूंगा? बैक ट्रैक करूंगा। बैक ट्रैक करके क्या करूंगा? मैं 8 को फ्री करूंगा। 8 को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना मैंने यहाँ पे, अब मैं 8 को वापस पूरे बॉक्स में रखूंगा। अब सेम चीज मैं 2 के लिए करूंगा, C2 के लिए सेम चीज मैं C2 के लिए करूंगा। बट तुमने एक चीज नोटिस करी, अगर मैं C2 के लिए करूंगा तब भी यही लीफ नोड्स आएंगी। करके देख लो C2 के लिए, क्योंकि देखो C1 और C2 तो मेरे बनाए हुए हैं ना। C1 और C2 तो मेरे बनाए हुए हैं। अगर मैं C2 को यहां लिख दूं और C1 को यहां लिख दूं तब भी आंसर सेम आएगा, तब ये आंसर C2 का हो जाएगा, है ना। तो C1 और C2 आइडेंटिकल है, सेम ट्री बनेगा, बस ऑर्डर अलग होगा। जो मैं तुम्हें यहां दिखा रहा हूं ना, ये एक ट्री है और ये एक ट्री है। तो मैं क्या कह रहा हूं, बस ये वाला ट्री बनाओ ना, ये ट्री क्यों बना रहे हो फालतू में? तो तुम जैसे ही यहां पे आओगे, एक बार तुमने C1 के थ्रू ट्री बना लिया, ठीक है, फिर तुम बैक ट्रैक करके वापस जब C1 पे आओगे और C2 के जाने वाले होगे फर्स्ट लेवल पे, तो लूप तोड़ देना वहां पे। लूप तोड़ देना मतलब जैसे ही तुम्हारा TC1 पहले 0 था, ठीक है, फिर से दोबारा 0 हो गया। इस केस में देखो, हर केस में TC1 कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है ना। दोबारा 0 कब होगी? जब तुम फर्स्ट लेवल पे वापस आओगे, ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पे वापस आओगे, TC1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जैसे ही तुम्हारी वैल्यू दोबारा 0 होगी ना, लूप तोड़ दो और नेक्स्ट लूप पे जाओ ही मत, क्योंकि इसी से तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। अब बेस कंडीशन में हमें कुछ कंप्यूटेशन करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। जैसे हमारे पास लीफ नोड आ गई, दैट इज इनफ, है ना। लीफ नोड में जो आंसर आ गया हम उसको बेस कंडीशन में कंप्यूट कर लेंगे, हम उसको हैंडल कर लेंगे। अभी लीफ नोड पे फोकस करो। जैसे तुम्हारे पास लीफ नोड आ गई, तुम्हारा कोड खत्म,
और तुमको उससे कुछ कंप्यूटेशन करना है जो तुम्हें रिटर्न करना है ना। अब जैसे ही तुम वापस बैक ट्रैक करके इनिशियल पोजीशन पे आओगे, तुम्हारा TC1 वापस 0 हो जाएगा ना, फिर तुम नेक्स्ट C2 पे जाने के लिए होगे, तो C2 पे जाना ही मत, खत्म कर देना लूप वहां पे। इससे तुम्हारा ये 4 आउटपुट आ चुके हैं और इसी से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना। चाहो तो कर सकते हो, फालतू में कोड लंबा होगा और तुम्हें TLE भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो उसको कोड करते हैं। कोड खुद करने का ट्राई करो, मैंने काफी कुछ समझा दिया है। अगर कोड हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो करते हैं, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलो कोड करते हैं। ठीक है, तो चलो उसको कोड करते हैं। कोड करने से पहले ना मैंने स्केलेटन लिख लिया कोड का, मुझे क्या क्या चाहिए, वेरिएबल्स और एक हेल्पर फंक्शन, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक मैंने वेक्टर बनाया है जो TC1 TC2 स्टोर करने के लिए है ना, मैंने उसको TC नाम दिया है के साइज का, और उसमें हर एलिमेंट की वैल्यू 0 है, शुरुआत में सबके पास 0 कुकीज़ हैं। तो ये TC को मैं भेजूंगा, ठीक है, नम्स को भेजूंगा। ये 0 क्या है, मेरा स्टार्ट, है ना। कुकीज़ में मैंने जो वेरिएबल में दिखाया था, कुकीज़ में दिखाया था ना मैंने कि किस कुकी के बंडल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टार्ट वेरिएबल की हेल्प से करूंगा मैं। तो सबसे पहले पहले बंडल को डिस्ट्रीब्यूट करना है कुकीज़ के, इसलिए मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा स्टार्ट अरे है, ठीक है। और क्या क्या है, ठीक है, के तो भेजना ही मुझे। अब तुमने एक चीज़ नोटिस करी, जो स्टार्ट है मैं इसको बाय वैल्यू भेज रहा हूँ, नॉट बाय रेफरेंस। और जो TC है उसको मैं बाय रेफरेंस भेज रहा हूँ। तो TC को मुझे अपडेट करना पड़ेगा, स्टार्ट को मुझे अपडेट नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसकी कॉपी जाएगी। जब मैं कोड लिखूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बेस कंडीशन अभी नहीं लिख रहा हूँ, बेस कंडीशन के पहले मैं फॉर लूप लिखूंगा, ठीक है, जिसमें हमारा बैक ट्रैकिंग सब हो रही होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन के आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये हर चिल्ड्रन के लिए चलेगा कोड। अभी मैंने क्या बोला था कि बैक ट्रैकिंग में मैं क्या करता हूँ, हर एक एलिमेंट को अपॉर्चुनिटी देता हूँ एक्सप्लोर करने की, है ना। फॉर लूप में मैं इसका मतलब यही होता है, तो मैं ये वही कर रहा हूँ, हर चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब यही है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट क्या करूंगा, TC ऑफ आई, मतलब TC1 जो है ना मेरा, यहाँ पे आई क्या होगा, 0, जो पहला चिल्ड्रन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं, उसके लिए ऐड कर रहा हूँ कुकी। कुकी कौन सी होगी, नम्स ऑफ स्टार्ट, समझ रहे हो, पहले कुकी का बंडल TC1 में जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, रिकर्शन कॉल कर दूंगा। रिकर्शन कॉल कर दूंगा मतलब वहां से एक ब्रांच निकालूंगा, वहां से एक ब्रांच निकालूंगा, उसमें अपडेटेड TC जाएगा, नम्स जाएगा, स्टार्ट वो भी अपडेटेड जाएगा, ये सारी चीजें अपडेटेड होके जाएंगी, है ना। तो भेजते हैं उसको, हेल्पर ऑफ स्टार्ट प्लस 1, है ना। स्टार्ट प्लस 1 क्यों भेजा, कि देखो पहली कुकी का बंडल तो यूज हो गया, अब सेकंड कुकी बंडल पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा नम्स, और TC को एज इट इज भेज दूंगा मैं, और के, है ना। एज इट इज नहीं भेज रहा हूँ, मतलब मैं TC को अपडेट करके भेज रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, है ना। ठीक है, अब जो ट्री बन गया, अब मुझे नेक्स्ट चाइल्ड को चांस देना है, तो उसके लिए बैक ट्रैक करूंगा ना मैं, जैसे कि अभी तक करता आ रहा हूँ। TC ऑफ आई माइनस इक्वल टू नम्स ऑफ स्टार्ट। अब क्या होगा कि अब मुझे बैक ट्रैक करना है, जैसे मेरी जो ट्री बन गई, ट्री का काम खत्म हो गया। अब जब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट को चांस देना, तो उसके लिए बैक ट्रैक करना पड़ेगा ना। तो जो करंट एलिमेंट के पास TC1 है, TC1 में जो भी कंटेंट है उसको खाली करना पड़ेगा, वो खाली कर देते हैं। जो पॉप बैक करता हूँ ना मैं, यहाँ पे TC1 में से माइनस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच तो बन गई, ठीक है, ब्रांच बन के लीफ नोड पे मेरे पास आंसर भी आ गए। अब मुझे ब्रांच चेंज करनी है, मुझे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है, C1 से C2 पे जाना है। तो C1 के पास जो जो कुकीज थी उनको वापस लौटानी पड़ेगी ना, जिससे वो C2 को डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसलिए मैं यहाँ TC से जो भी अभी तक मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, TC ऑफ आई, वो उससे ले लूंगा, है ना। वो हो जाएगा नम्स ऑफ स्टार्ट, ठीक है। ये मेरा बेसिक बैक ट्रैकिंग का कोड हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले देखो, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। मैंने क्या बोला था, देखो स्टार्ट इक्वल टू नम्स, अगर स्टार्ट 3 हो गया है तभी आंसर, तभी मेरा बेस कंडीशन आ गई है। और उसके बाद मुझे अनफेयरनेस वगैरह ये सब निकालनी है ना। अनफेयरनेस के लिए एक मैं आंसर डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट आंसर इक्वल टू इंट मैक्स, है ना। ये इंट मैक्स इसलिए मैंने डिक्लेयर किया है आंसर को, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए मैंने मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया इसको।
अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आंसर जो भी है मेरा, अब यहाँ पे इंट एक टेम्प वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं इंट min से इनिशियलाइज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले मैक्स वैल्यू निकालनी है ना, अनफेयरनेस की। पहले मेरे को मैक्स फेयरनेस अनफेयरनेस निकालना है और उन अनफेयरनेस में से मिनिमम अनफेयरनेस निकालना है। ठीक है, मेरे पास दो पेयर आएंगे। अगर अभी मेरे पास केट 2 है तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक C1 की आएगी, एक C2 की आएगी। उन दोनों में से जो भी मैक्स है उसको मैं स्टोर कर लूंगा, बट मुझे मिनिमम अनफेयरनेस रिटर्न करनी है, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज करूंगा, फॉर int I equal to 0, I should be less than k, I प्लस प्लस। ये क्या करना है मुझे, temp is equal to max of temp कॉमा tc ऑफ i। इससे मेरी हर लीफ नोड पे मुझे एक मैक्सिमम अनफेयरनेस मिलेगी, है ना। और उसको मैं आंसर से कंपेयर करूंगा, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा टेम्प। ठीक है, जो मिनिमम अनफेयरनेस होगी उसको मुझे आंसर को असाइन करना है और रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर देना है। एक चीज और थी यहाँ पे, देखो टीसी को बस अपडेट कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट को क्यों नहीं अपडेट कर रहा हूँ। स्टार्ट को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। जैसे मैं बैक ट्रैक करूंगा तो अगर मेरा स्टार्ट 3 था तो स्टार्ट को 2 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार्ट की एक कॉपी भेज रहा हूँ, इसलिए मेरे स्टार्ट को अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बाय वैल्यू भेज रहा हूँ, मैं बाय रेफरेंस नहीं भेज रहा हूँ। तो जैसे ही वो स्टैक से हटेगा ना वो रिकर्शन कॉल, तो स्टार्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो रिटेन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपी जा रही है ना। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टार्ट को अपडेट करने की, बस टीसी को अपडेट करो, क्योंकि अब यहाँ पे मैं उसको बाय रेफरेंस भेज रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने सब समझा रखा है ना। तो चलो उसको चला के देखते हैं। सॉरी, इसको इंट min करना था, आई एम सो सॉरी, इसको इंट min करना था। देखो ये हो गया, ठीक है। तो उसको सबमिट करते हैं। ठीक है, तो देखो आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, है ना। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है और इसके पहले वीडियोस भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाए हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो आई सजेस्ट शुरू के कुछ वीडियोस देख लो, उसमें से मैंने सब कुछ डिटेल में समझा रखा है। उससे ही अपने आप समझ में आ जाएगा, उससे तुम इनफैक्ट खुद ही से सॉल्व कर लोगे। अगर तुमने शुरू के 4-5 वीडियो देख लिए, इसमें मैंने सबसेट परम्यूटेशन वगैरह डिस्कस कर रखा है ना। क्योंकि सब सब कुछ उसी से डेराइव्ड है, कुछ नया नहीं मैंने बताया इसमें। अभी तक मैं वही बैक ट्रैकिंग के मेथड यूज़ कर रहा हूँ, कुछ कोई नई मेथड मैंने नहीं बताई इसमें, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं। थैंक यू।